हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी आईएएस प्री को ध्यान में रखकर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है ज्योग्राफी। और मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि ज्योग्राफी इज गोइंग टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक दिस ईयर प्रीलिम्स। वाई? ऐसे क्या सबूत लग गए मेरे हाथ? तो आपको याद होगा कि अभी 11 अप्रैल को एक पेपर हुआ था सीडीएस का, सीडीएस 1, जिसमें ज्योग्राफी के फिजिकल पार्ट और जो हम पढ़ा करते थे ट्रेडिशनली वो सारे क्वेश्चन फिर से रीअपियर हुए हैं। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर अपियर्ड इन द सीडीएस पेपर और ज्योग्राफी के क्वेश्चन भर भर के हैं उसमें। अगर किसी वजह से आपने जो ट्रेडिशनल पार्ट है ज्योग्राफी का वो नहीं पढ़ा है तो अभी भी इतना समय है कि आप लोग फटाफट उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, आइए पता लगाते हैं कि सीडीएस के पेपर में वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अपियर हुए थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको पता ही होगा कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन के संबंध में कई सारे विचारकों ने अपने पोस्टुलेशन दिए थे, हाइपोथेसिस दिए थे। तो हर विद्वान का अपना मत था कि इस वजह से पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो वी हैव दिस क्वेश्चन, द कैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। हमको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सही मैच है। फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली राइट, कैंट गैसेस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय इमैनुअल कांट। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस का नाम रसल से जुड़ता तो है, लेकिन इसने टाइडल हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ऐसा भी माना जाता है। तो यहां पर आंसर आना चाहिए था लिटिलटन नाम के एक विज्ञानी का या विद्वान का। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस का संबंध चैम्बरलिन से था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर बन रहा है 1 और 3। कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर किसी वजह से आपने ज्योग्राफी के इस वाले पार्ट को नहीं पढ़ा है तो स्टिल वी हैव 1 मंथ, अबाउट 1 मंथ। तो ये भी आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी समझा कि प्लीज हो सके तो इन सब क्वेश्चंस को जरा एक बार देखिएगा। रॉक्स, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इग्नियस रॉक इज करेक्ट। अब देखिए, इग्नियस रॉक से बेसिक सा सवाल आया है, मूलभूत जानकारी पूछी गई है, लेकिन अगर पता नहीं है तो गलत 100% हो सकता है। When magma cools deep in the earth interior, it results in the formation of the fine-grained igneous rock. No. देखिए, मैग्मा इन अर्थ के इंटीरियर में है, मोल्टन फॉर्म में होता है। अगर उसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक है तो उसका जो कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई रहेगा, और अगर उसका मेटेलिक मिनरल में रिच है तो वो सरफेस तक पहुंच जाएगा और बाद में जमेगा। बेसाल्ट इज अ टाइप ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। नो, बेसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बेसिक रॉक है और इसका कह सकते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स में काफ़ी रिच है, सिलिकॉन इसमें नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ द इग्नियस रॉक आर सिलिकेट्स, दैट इज वेरी करेक्ट। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ऑफन अंडरगो लिथिफिकेशन। देयर इज नथिंग टू डू विद द लिथिफिकेशन ऑफ द इग्नियस रॉक। लिथिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में। रॉक वाले पार्ट को भी पढ़ लीजिएगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको। सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए और यकीन मानिए कि अगर इस तरीके से कुछ और एडवांस क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ तरीका है क्या करने का, आपका अटेंशन डाइवर्ट करने का, कि आप इस वाले पार्ट को भी जरूर पढ़ के जाइएगा। स्टिल वी हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक, रॉक से दूसरा क्वेश्चन। ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक, बिल्कुल सही बात है। इंटेंस हीट ऑफ द इंट्रूडिंग मैग्मास रिजल्ट इन द मेटामॉर्फिज्म ऑफ द सराउंडिंग रॉक्स, अ प्रोसेस नोन एज व्हाट? डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। यहां तक तो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। अ प्रोसेस नोन एज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। यानी कि इग्नियस रॉक जब मोल्टन फॉर्म में किसी रॉक के कांटेक्ट में आ रही है तब उसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और तब वो जो रॉक है वो रूपांतरित हो सकती है। राइट, देन इट इज द आंसर। तो ये आंसर क्या है इसका? गलत है। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा? ओनली 1। ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आए हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वोल्केनिक कोन्स। ज्वालामुखी के संबंध में कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस एसिड लावा कोन्स आर फॉर्म्ड बाय हाईली विस्कस लावा। Okay, viscous lava have high mobility in and can travel for long distance. No, if the lava is highly viscous, काफी गाढ़ा होगा तो बहुत कम दूरी तक जाएगा, तो इस तरीके से गलत हो जाता है। एसिड लावा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोन्स विद स्टीप स्लोप्स। आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा, हो सके तो अपनी बुक को देखिएगा कि किस बारे में पूछ रहा है भाई। कंपोजिट कोन्स आर द हाईएस्ट वॉल्केनिक कोन्स। तो दीज वी आर 4 स्टेटमेंट्स, और इसमें से पहला, तीसरा और चौथा ही सही है। ये गलत है क्योंकि ये हाईली विस्कस लावा कैन नॉट ट्रेवल टू लॉन्ग। राइट, सो अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर ऑफ ज्योग्राफी इन द सीडीएस पेपर। So take it CDS paper as what? A model paper for the prelims of civil services. ठीक, next, consider the following about mechanical weathering. Again, it is a basic thing of geography. Weathering means what?
वेदरिंग, इरोजन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीज थॉ वेदरिंग। Shattering of the rock is more common in hot deserts. Crystalline rocks are often prone to exfoliation. What I want to say, these are some of the key terms. जैसे कि exfoliation किसे कहते हैं, shattering of the rock किसको कहा जाता है, ठीक है, freeze thaw weathering किसे कहा जाता है, ठीक है। weathering मतलब एक तरीके से कह सकते हैं चट्टान का टूट जाना, ठीक। तो इसमें सभी स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वेदरिंग के बारे में भी पढ़ लें। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ वेदरिंग्स आर देयर, ठीक है। मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, समथिंग लाइक दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए हिंदी में भी है, लेकिन हम लोग फिलहाल इंग्लिश वाला वर्जन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। इन्वर्जन आप जानते ही हैं कि इसका संबंध एटमॉस्फेयर से है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है। एट एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट टेम्परेचर फॉल्स एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, ये सब आप जानते हैं। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेडिएशन इन्वर्जन, ये बात बिल्कुल सही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट्स इन द सरफेस इन्वर्जन, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इन दिस वे बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हो सके तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, एक तरफ फॉरेस्ट का नाम दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है वहां पर कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं। ये सब स्पीशीज कौन सी वेजिटेशंस की हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में मिलेगा आपको रोजवुड, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं शीशम, ठीक है। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 खैर, और एल्पाइन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है कायल, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, दुनिया के भी और भारत के भी, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 और 8, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज। वाओ, नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर पार्ट। द करेवा फॉर्मेशन इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक डिपॉजिट्स ऑफ glacial clay and other material embedded with moraines. What are moraines? Moraines is a kind of a landform which is related to glaciers. इसी तरीके से कई सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते रहे हैं, ठीक है। सी वेव्स भी कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाती है, सी वेव्स कोस्टल रीजन्स में, ठीक है ना। पेंगोंग सो एंड सो मोसिरी इन लद्दाख आर फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक नहीं है ये। रिवर झेलम एग्जिबिट्स मियंडर इन द कश्मीर वैली, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बड़ी हैरानी हो रही होगी आपको देखकर कि ये जो झीलें हैं ये फ्रेश वाटर लेक क्यों नहीं है। एक्चुअली जब आप कश्मीर का मैप देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक सोडा प्लेन्स दिखाई देंगे, काफ़ी सलाइन इलाका है वो, इसलिए ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ ड्रॉट इन इंडिया। अ मीटियोलॉजिकल drought occurs when the mean annual rainfall is less than 75%. ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें खास किस्म के मीनिंग पूछे जा रहे हैं। The agricultural drought arises out of extreme moisture stress. Soil moisture drought is related to meteorological drought. Try to find out the meaning of the meteorological drought. ये क्या होता है, और इस संबंध में आप कई सारी जानकारी इकट्ठा करिए हो सके तो। इसका आंसर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आंसर फिलहाल इसका 1 2 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब देख रहे हैं लगातार सारे क्वेश्चन किसके हैं, ज्योग्राफी के हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें कुछ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से नाम दिए हैं और पूछा गया है लोकेशन। ये कभी आया करते थे, एक बार फिर से रिपीट हुए हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन। ये सब चीज़ें भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगी आपको, हो सके तो एक रीडिंग मान लेना किसी भी जीके वाली किताब से। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। बेसिक जानकारी है ब्लैक सॉइल्स के बारे में, कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, बिल्कुल सही है। ऑल्सो नोन एज रेगूर, दे आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल, ये बात भी बिल्कुल सही है। सिंस दे आर इम्परमिएबल, रेन फेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल्स, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा होता है कि इसमें क्रॉप्स उगती हैं। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। छिपकी ला मीन्स पास, अ हाई एल्टीट्यूड पास इन द हिमालयंस इज लोकेटेड इन सतलज वैली। हो सके तो कई सारे लाज यानी कि दर्रे मौजूद हैं, खासतौर पे लद्दाख। ला मीन्स दर्रा, दाख मीन्स द लैंड ऑफ पासेस, लद्दाख नाम वहीं से आया है। हो सके तो लद्दाख के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी चर्चा में भी था ये सोरम वांगचुक की वजह से।
तो हो सकता है कुछ सिंथेसाइज करके क्वेश्चन बनाए यूपीएससी हमेशा की तरह। ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग, ये देखिए वेदरिंग का दूसरा क्वेश्चन, व्हेन मिनरल्स इन फेल्डस्पार चेंज टू काओलिनाइट क्लेज द प्रोसेस टर्म्स एज व्हाट? हाइड्रेशन। प्लीज गो थ्रू दीज टर्म्स, फेल्डस्पार चेंज टू काओलिनाइट क्लेज। ठीक है, वेदरिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेशनल पार्क एंड लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रणथंबोर राजस्थान में है, नो डाउट। गिर गुजरात में है, नंदनकानन उड़ीसा में है, केबुल लामजाओ अरुणाचल प्रदेश में है क्या? क्वेश्चन फॉर यू। हो सके तो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्वेश्चन। वेटलैंड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, इस बीच काफ़ी वेटलैंड्स बड़े हैं, शायद 99 हो चुके हैं भारत में इस समय वेटलैंड्स। तो रिसेंटली जो भारत सरकार ने वेटलैंड की घोषणाएं करी हैं उनको जोड़ देख के जाइएगा, वेटलैंड्स और नेशनल पार्क दोनों ही। अभी भी देखिए ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंच गए हम लोग। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाने वाली सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी की बात हो रही है, तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ये तो तमिलनाडु में है, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। आंसर इसका है सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड। ये बनी थी 1920 में और एक प्राइवेट कंपनी के रूप में शुरू हुई थी 1898 के आसपास। तो दिस आंसर इज सी। ठीक, नेक्स्ट। वाह, ओशन करंट के बारे में कुछ आया, देखिए प्योर ज्योग्राफी चल रही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओशन करंट। डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी इज द मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओशन करंट, नो डाउट। डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर, नो डाउट, ये भी सही है। एज अ रूल ओशन वाटर मूव्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर डेंसिटी टू एरियाज ऑफ लोअर डेंसिटी एज अ करंट। करंट क्या है? समुद्र के सतह पर बहने वाली नदी, पानी के अंदर नदी बह रही है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी, और उसी में एक धारा के रूप में ओशन करंट बह रही है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ, पोल्स से इक्वेटर की तरफ, ये सर्कुलेशन चल रहा है। और दीज ओशन करंट्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट। वर्ल्ड की जलवायु को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इन ओशन करंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। ठीक है, इसके बारे में हो सके तो रीडिंग मारिएगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए इसको, आधे घंटे का टाइम लगेगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल तीनों स्टेटमेंट ये सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, सरगासो सी। 18 क्वेश्चन लगातार आप देख रहे हैं ना, ज्योग्राफी से अपियर हुए हैं। सरगासो सी आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ वाला जो पार्ट है अटलांटिक ओशन में, वहां पे पाया जाता है। इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। समुद्र के महासागर के अंदर एक समुद्र है, इसका चित्र आप देख सकते हैं। द सरगासो सी रिकॉर्ड्स द लोवेस्ट सैलिनिटी इन द अटलांटिक ओशन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोवेस्ट सैलिनिटी यहाँ हो ही नहीं सकती, इक्वेटर के पास है, ये सबसे ज्यादा ही होगी। तो इसका आंसर क्या है? ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टाइड्स, टाइड्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन। ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा यूपीएससी स्टाइल का, यूपीएससी का ही पेपर है। स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड, एपोजियन टाइड्स, इक्विनॉक्टियल स्प्रिंग टाइड्स एंड समथिंग लाइक दैट। स्प्रिंग टाइड कौन से टाइड होंगे? लो साइड caused when the sun, earth and moon are in the position of the quadrature. Neap tide occurs when the moon is the farthest from the earth. Apogeian tides recurring at an interval of 6 months. And equinoctial spring tide, very high tides caused when the sun, moon and earth are almost in the same line. स्प्रिंग टाइप, जिसको हम कह सकते हैं कि उच्च ज्वार वाला पार्ट कहते हैं हिंदी में, तो वो कब अकर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, स्प्रिंग टाइड का आंसर हो जाएगा ये। वेरी हाई टाइड, जब तीनों सन, मून और अर्थ एक ही सीध में है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तब ये हो जाएगा। दूसरा कौन सा? नीप टाइड है आपका लो टाइड। नीप टाइड क्या हो गया? लो हो गया। तो बी और ए और बी तो बिल्कुल आसान थे, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है सी में और डी में। एपोजियन टाइड कौन सी टाइड होती है? अकर्स व्हेन द मून इज द फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ। देखो, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और इसकी भी दो पोजीशन है। जब सबसे नियरेस्ट होता है तो कहते हैं इसको पेरिगी, जब सबसे दूर होता है तो होता है एपोगी, शायद वही है ये एपोजियन टाइड, यानी कि एपोगी वाली पोजीशन। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाता है? डी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम लगातार किसके डिस्कस कर लिए? ज्योग्राफी के। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्टली मैच्ड? दीनदयाल पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अ टाइडल पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ लैंडलॉक्ड पोर्ट। ओके। VO Chidambarnar port, artificial deep sea harbor, right? Paradis port, natural shallow water port. ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। पेपर कंसिस्ट ऑफ 120 क्वेश्चंस एक्चुअली इन CDS एग्जाम।
इसमें से 20 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस करिए ज्योग्राफी के। तो ये एक कह सकते हैं कि संकेत है कि यूपीएससी का सिविल सर्विस वाला जो एग्जाम है, हो सकता है कि ज्योग्राफी की तरफ थोड़ा सा वो आपको झुकाव उसमें दिखाई दे। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से छोड़ रखी है तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। एटलीस्ट इसको आधार मान के कई चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ओशन करंट की रीडिंग मान लीजिए, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के संबंध में जो भी थ्योरीज हैं उसको देखा जा सकता है, रॉक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ओशन करंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर छोड़ रखा है तो जरूर पढ़ के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पेपर के हिस्ट्री के भी। बने रहिए हमारे साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एम स्टडी सर्किल, और उसमें हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स PYQ की पूरी सीरीज है और एक प्रकार का वो क्रैश कोर्स है। अगर 7 से 8 दिनों में उसको अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। ठीक है।